हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज चर्चा करेंगे बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के जो 2213 पद की एग्ज़ाम होने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज की कटअप की बात करें तो आज का कटअप होगा 68 नंबर, यानी 100 में आपका यदि 68 नंबर से ऊपर आ रहा है इसका मतलब आप सेफ जोन में हो, अदरवाइज आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो पहला फ्रेंड क्वेश्चन है आपका, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि ए। देखिए, हम ए बी सी डी बोलेंगे, ठीक है। ए का मतलब क, बी का मतलब ख, सी का मतलब ग और डी का मतलब घ, ठीक है। और आप लोग को मेरे साथ रिप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शासक के दरबार में नवरत्न विद्वान थे? तो नवरत्न थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्वान थे। और वो नवरत्न के नाम भी आते हैं एग्जाम में, तो आपको याद कर लेना चाहिए। ऐसे मैं बोल देता हूँ, पहला कालिदास, आप लोग लिख भी सकते हैं। दूसरा अमर सिंह, तीसरा धन्वंतरी, चौथा बराहमिहिर, पाँचवा छपनक, छठा शंकु, सातवां बेताल भट्ट, आठवां घटकपर, नौवां वररुचि। यही 9 नवरत्न थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। देखिए, गुप्त काल में जो सार्थवाह है फ्रेंड्स, वह व्यापारिक कारवा के प्रमुख को कहा जाता था, ठीक है। व्यापारिक कारवा का प्रमुख, उसको सार्थवाह कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? तो महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे वे थे मखलिक गोसाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा क, मखलिक गोसाल, ठीक है। और आपको पता ही है कि मखलिक गोसाल है जो आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना भी की थी, ठीक है, किए थे। और जो इनका आजीवक संप्रदाय था वह उसके अनुसार बोला जाता था कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती हैं। यानी सभी चीज़ें, जो भी एक वस्तु भी एक अपने स्थान से दूसरे स्थान में जाता है तो भाग के चलते ही जाता है। एक पत्ता भी खड़कता है तो भाग पे ही खड़कता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक काल में निष्क क्या थे? ठीक है फ्रेंड्स, जो वैदिक काल है उसमें निष्क है जो आभूषण थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सी, निष्क आभूषण थे। और इस निष्क का प्रयोग है जो विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाता था। विनिमय का माध्यम कहने का मतलब ये होता था फ्रेंड्स, जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, वाटर सिस्टम, जिसमें होती है कि मान लीजिए कि रुपये पैसे न दे करके एक दूसरे से सामान का ही आदान प्रदान हो, ठीक है। किसी को 1 केजी गेहूँ दे दीजिए तो कोई है जो उसे उसको, जैसे मान लीजिए कोई कॉपी किताब ही दे दिया 1 किलो गेहूँ के बदले, तो ये क्या हुआ? वस्तु विनिमय। यहाँ पे कोई आपका करेंसी नहीं लगा, ठीक है। तो निष्क का प्रयोग वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए भी होता था। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। तो गैर इस्लामी प्रथाओं की जो प्रचलन जो किया था वह किया था बलबन, ठीक है। बलबन किया तो क्या किया था? तो उन्होंने अपने दरबार में सिजदा एवं पागोश की रीतियाँ आरंभ की थी। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शान शौकत से मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। देखिए, सिजदा एवं पागोश किसने लाया था? तो बलबन। वो तो आपके क्वेश्चन में करा दिया। दूसरा क्वेश्चन कि वह कौन सी गैर इस्लामी प्रथा का प्रचलन कराया? तो वह बलबन कराया। और कौन सी प्रथा थी? तो वह थी नौरोज त्यौहार का मनाना, जो एक फारसी त्यौहार बहुत शान शौकत से मनाई जाती थी बलबन के दरबार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो ये कलंदर की बात करें तो पिछले जो सेट था उसमें गाजी की उपाधि धारण किसने की थी उस पर चर्चा किए थे। और उस कौन से युद्ध के बाद उन्होंने गाजी की पदवी धारण की थी बाबर ने। अब इस बार कह रहा है कलंदर, ठीक है। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध है जो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था, ठीक है। और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह की उपाधि घोषित की, ठीक है। और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और बाबर का जीतने का मूल कारण था तुगलमा युद्ध नीति, ठीक है। और युद्ध विजय के बाद बाबर ने अपने अधिकारियों को अनेक उपहार दिए थे। जैसे ही युद्ध जीता तो अनेक उपहार दिए अपने अधिकारियों को। और बाबर की उदारता के कारण लोगों ने कलंदर की उपाधि दी। किस युद्ध के बाद? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। मैंने पूरा माहौल आपको बता दिया, ठीक है। आपको जो भी फैक्ट याद नहीं था उसे आप नोट कर सकते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक बीना बजाने का शौकीन था? देखिए, बीना बजाने का जो शौकीन था वह था
औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। औरंगजेब एक कुशल बीना वादक था, किंतु उसने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, बोला कि नहीं ये संगीत है जो इस्लाम विरोधी है, चलते इसे पाबंदी लगा दी है, लेकिन वह बीना बजाने का शौकीन था औरंगजेब। नेक्स्ट है शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ। ठीक है, शिवाजी का जो राज अभिषेक है वह हुआ है 14 जून 1674 को। ठीक है, 14 जून 1674 और कहाँ पे हुआ, तो पूना के निकट शिवनेट दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ है। ठीक है, और इनका राजाभिषेक कहाँ हुआ है, तो रायगढ़ में हुआ है, याद कीजिएगा रायगढ़। इनका जन्म हुआ है जो हुआ पूना के निकट शिवनेट दुर्ग में, और इनका राजाभिषेक हुआ रायगढ़ में हुआ। कब हुआ, 14 जून 1674 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मनसबदारी व्यवस्था में मनसब क्या था। देखिए मनसबदारी व्यवस्था है फ्रेंड्स, उसमें मनसब था वह एक पद था। अब देखिए उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो मुगल काल में मनसब एक पद था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूल आधार थी। ठीक है, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, और अकबर के समय सबसे छोटा मनसब में 10 लोग रहते थे और सबसे बड़े मनसब है उसमें 10,000 लोग होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंग्लैंड को फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना बीडी सावरकर ने की। देखिए फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1906 में बीडी सावरकर ने किया। फ्री इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक राजनीतिक संगठन था जो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था, जो भीखाजी कामा के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन बन गया, जो बाद में क्रांतिकारी संगठन बन जाता है भीखाजी कामा के नेतृत्व में। ठीक है, तो यानी फ्री इंडिया सोसाइटी का स्थापना बीडी सावरकर जी ने किया, 1906 में किया, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान के विचार की बात करें हम, तो पाकिस्तान का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान शब्द की बात करें तो शब्द है जो दिया गया था एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली के द्वारा, चौधरी रहमत अली, आप नाम याद कीजिएगा, चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था, वो पाकिस्तान शब्द दिया था, लेकिन पाकिस्तान का विचार है जो मोहम्मद इकबाल साहब दिए थे सबसे पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था फ्रेंड्स, वह कर दिया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था 1931 में, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का गतिरोध कर रही थी कांग्रेस। तो उसी समय जो वायसराय था लॉर्ड विलिंगटन है जो कांग्रेस को प्रतिबंधित कर देता है। ठीक है, अवैध संगठन घोषित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए शारदा बिल की बात करें तो यह है जो 1929 में आया था शारदा बिल। इसमें था क्या, इसमें था कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह का न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और यह जो एक्ट लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, वो डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयास से लाया गया था, डॉक्टर हर्षविलास शारदा। तो इसी कारण इनका नाम, इस एक्ट का नाम पड़ गया शारदा एक्ट। तो शारदा बिल किससे संबंधित है, तो विवाह की आयु से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुई। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में लागू हुई थी। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट लाई थी। ठीक है, आई थी। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया। देखिए यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिएगा, कब विधेयक लागू हुआ, वो कौन सा राज्य विधेयक सबसे पहले लाया और कौन सा राज्य लागू किया। देखिए इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता होगा, तो कन्फ्यूजन मैं अभी दूर करता हूँ। देखिए सर्वप्रथम महाराष्ट्र है जो लोकायुक्त अधिनियम लागू किया। लागू किसने किया, तो महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जब कहे कि लोकायुक्त जो बिल है वह सबसे पहले किसने लाया, तो वह बिल है जो सबसे पहला जो राज्य लाया था उड़ीसा लाया था, लेकिन उस वक्त तो पास नहीं करवा पाया था। तो सबसे पहले बिल, इसके बाद में महाराष्ट्र बिल लाई, लेकिन इससे पहले पास करवा दिया, इसके कारण यहाँ लागू पूछ रहा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता मिला, वो आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है, और देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई है जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन है वो देख लेते हैं हम लोग। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वथा आवाज संचरण,
ठीक है। और पाँचवा है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग पर निवास करना या बस जाना। और छठा है वह कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। यही है जो 6 हैं जो स्वतंत्रताएं दी गई आर्टिकल 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है? देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 72, यानी कि याद करने का तरीका 7-2, यानी कि कोई है जो प्रेसिडेंट से कह रहा है कि प्रेसिडेंट साहब मुझे क्षमा दान दो, यानी मेरे को साथ दो, तो क्षमा दान किससे संबंधित है? आर्टिकल 72 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, आर्टिकल 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करती है? अवसर की समानता है जो प्रदान की जाती है, किस में कह रहा है? तो सार्वजनिक सेवाओं में। तो सेवाओं में तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आर्टिकल 16। यही यहाँ पे सार्वजनिक सेवाओं के जगह पर आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यानी शैक्षणिक संस्थान में तो रहता है आर्टिकल 15। देखिए मैं उल्टा बोल दिया। ठीक है, जो आर्टिकल 15 है वह होना चाहिए, वह शैक्षणिक संस्थान में, और आर्टिकल वही है जो सार्वजनिक सेवाओं में तो आर्टिकल 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, जो जॉब में 16 और इंस्टीट्यूशनल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आर्टिकल 15, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है, इसको याद करने का तरीका बेस्ट देखिए, हम बताते हैं आपको। राष्ट्रपति का पद 52, पद यहाँ 2 आपको दिख रहा है, पद यहाँ 52, शक्ति 53, 3 यहाँ दिख रहा है, और शक्ति कैसे लिखा था? ऐसा लिखा था राष्ट्रपति की शक्ति 3। 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसे याद करने का तरीका देखिए, निर्वाचन कभी आप नहीं भूलिएगा, 1 2 3 4, 4 शब्द है 54। तो यहाँ पे पूछ कह रहा है कि आपका शक्ति निहित है, तो शक्ति निहित है तो 53। तो 53 किसके बारे में? तो राष्ट्रपति के बारे में। इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा, जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो पॉलिटिक्स जो लिखा गया है वह लिखा गया है पॉलिटिक्स, वह अरस्तु जी के द्वारा लिखा गया है। और देखिए इसमें मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ कि यह पुस्तक है जो भावना एवं कल्पना पर आधारित न होकर के व्यवहारवादी और यथार्थवादी विचारों का ओतप्रोत है, यानी इसमें कहीं ना कहीं व्यवहारवादी और यथार्थवादी विचारों का संकलन है। ठीक है, नेक्स्ट है लैटिन शब्द मैंडेनस, यानी परमादेश का अर्थ। देखिए जो लैटिन शब्द है मैंडेनस उस या फिर परमादेश का जो उसका शाब्दिक अर्थ है वह है हम आदेश देते हैं। ठीक है, हम आदेश देते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय जो 5 तरह के रीट जारी करती हैं, उसी में से एक रीट ये भी है। वो 5 रीट का मैं नाम आपके समक्ष रख देता हूँ क्योंकि पूछता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला है, दूसरा है वह है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा, और 5वां है जो उत्प्रेषण। तो यहाँ पूछा हुआ क्या है? तो परमादेश। तो परमादेश किससे संबंधित है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल का प्रावधान जो लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे आयरलैंड, तो आयरलैंड से है जो हमारा डीपीएसपी लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, दूसरी बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी है जो आयरलैंड से ही ली गई है। ठीक है, और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है जो 12 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनको मनोनयन करते हैं, तो वह भी लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। दूसरी बात करें तो केंद्र एवं राज्य के बीच का संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और उनके विभाजन की शक्तियाँ भी जो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यह है जो आपका आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, वो है जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उपबंध है? यहाँ ध्यान रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, तो यह है जो वह 5वीं अनुसूची में है। क्योंकि 6ठी अनुसूची में क्या है? तो 6ठी अनुसूची भी है जो यहाँ पे जनजाति क्षेत्रों से हैं। 6ठी अनुसूची में AMTM यानी कि असम,
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, वही बात करें हम फ्रेंड्स 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट है, यानी कि 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में प्रावधान है। और इसके अंतर्गत 3 तरह की सूचियाँ हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्योंकि 8वीं अनुसूची की बात करें तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि 92 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 2003 में हुआ था, उसमें संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो यानी 4 लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, कौन कौन सा भाषा था? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। स्वतंत्रता के पश्चात किस रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया? हर किसी को पता है ऑपरेशन पोलो चला था, वो हैदराबाद के लिए चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? देखिए, राजकोषीय नीति का जो उपकरण नहीं है तो करारोपण है, लोक व्यय है, लोक ऋण है, बैंक दर है, जो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वे कर जो दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किए जाते वह कहलाते हैं। वह कर जो दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं वह कहलाता है प्रत्यक्ष कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और हम लोग ये भी पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण दीजिए, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होगा आयकर, इनकम टैक्स, दूसरा निगम कर, ठीक है, यानी कॉर्पोरेट टैक्स, फिर संपत्ति कर या फिर व्यय कर, ये सभी हैं जो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। जबकि हम अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो बिक्री कर यानी सेल टैक्स, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, ये सब है जो अप्रत्यक्ष कर है। जबकि प्रत्यक्ष कर हैं जो कौन कौन है? तो प्रत्यक्ष कर है वह हैं आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और व्यय कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कुल निक्षेप का वह भाग जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखा जाता है कहलाता है। कुल निक्षेप का वह भाग जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखा जाता है वह कहलाता है नगद कोष अनुपात। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नगद कोष अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय की बात करें तो वह मनीला में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीला, जो फिलीपींस में मनीला है वहीं इसके मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 2005 में सभी गाँवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। तो 2005 में सभी गाँवों में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत पूरे भारत के 1 लाख गाँव में है जो बिजली पहुंचाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है चौथी पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वह आरंभ हुआ था 1951 से लेकर के 1956 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो 1956 से चला था और वह 5 साल तक चला था। ठीक है, इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान आया। जब थर्ड 5 ईयर प्लान जो 66 के बाद 69 तक है जो रोलिंग प्लान आया था। इसके बाद है जो फ्रेंड्स वह आया था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, तो 69 के बाद आया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 69 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सी एजेंसी सदस्यों को नरम ऋण देती है? देखिए, नरम ऋण यानी सॉफ्ट लोन, तो सॉफ्ट लोन है जो देती है वह देती है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। उरुग्वे दौर का वार्ता किस संस्था के स्थापना से संबंधित है? उरुग्वे दौर है वह है जो WTO से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उरुग्वे दौर है जो उरुग्वे दौर का वार्ता है जो WTO से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। जनसंख्या वृद्धि और इस विकास को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत अंतर संबित करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों को जोड़ करके देखता है वह डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, आर्थिक विकास। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार में सरकार को हस्तक्षेप की नीति कहलाती है वह लीजे फेयर कहलाता है। ठीक है, लीजे फेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा स्वतंत्र व्यापार। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। करेवा कश्मीर घाटी स्थित किस फसल के खेती के लिए जाना जाता है? तो करेवा जो कश्मीर घाटी में स्थित है वह है जो फेमस है वह
केसर के कृषि के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा केसर के कृषि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ? तो इसका याद करना है कि तरीका है कि रउआ जाई जर्मनी, यानी राउरकेला वाला, रउआ जाई जर्मनी, यानी कि जो आपका HSL राउरकेला है वह जर्मनी के सहयोग से बना है। ठीक है। टिस्को की बात करें तो यहाँ पे जमशेदजी टाटा जी के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि भिलाई की बात करें तो भिलाई है जो रूस की सहायता से बना है, और दुर्गापुर की बात करें तो UK यानी ब्रिटेन की सहायता से बना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस राज्य में सबसे बड़े सिंचाई क्षेत्र हैं? क्षेत्र की बात कर देखिए, यहाँ सिंचाई क्षेत्र, तो सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र वह है उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में कितनी सिंचाई क्षेत्र है, तो उसकी बात करें तो 14.49 मिलियन हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो केरल है। मोनाजाइट सैंड है, उससे केरल की का एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है। और यह है जो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण से बनी, जो प्री कैम्ब्रियन काल का चट्टान वो नष्ट हो गई और उसके चूर्ण से बना है, वो बना है मोनाजाइट सैंड, और उस मोनाजाइट सैंड से थोरियम निकलती है। ठीक है। जो कि केरल के कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? देखिए, किस फसल के लिए जल जमाव, तो धान के लिए जल जमाव की आवश्यकता इस चलते होती है क्योंकि पानी में जमाव से खेत में फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। ठीक है। और खरपतवार भी कम उगते हैं। ठीक है। और जल जमाव से धान के खेत में नीली हरित शैवाल पनपते हैं, जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। धान की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कॉपर, सोना, लोहा, कोयला उत्पादन से जुड़े स्थल। देखिए, कॉपर की बात करें तो कॉपर है जो तांबा यानी खेतड़ी, तो खेतड़ी देखिए किसमें है, खेतड़ी यहाँ है। सोना तो कोलार। ठीक है। कोलार कहाँ में, तो कर्नाटक में। खेतड़ी कहाँ में, तो राजस्थान में। कुंदेरमुख की बात करते हैं भी कर्नाटक में है। ठीक है। और ये फेमस है लोहा के लिए, और झरिया है जो झारखंड में है, या फेमस है कोयला के लिए। तो इसका राइट आंसर डी होगा यह। ठीक है। खेतड़ी कॉपर जो कि राजस्थान में है, और सोना है जो कोलार जो कि कर्नाटक में है, और लोहा के लिए प्रसिद्ध और कुंदेरमुख है वह कर्नाटक में, और कोयला के लिए झरिया जो कि है वह झारखंड में है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है? तो मानव सूचकांक में सबसे अधिक विकसित राज्य है वह है केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह केरल, बी। ठीक है। और हम बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है, और तीसरे स्थान पर गोवा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है? पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र, तो पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र का जो एरिया है पहला है पूर्वी हिमालय श्रृंखला, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है म्यांमार भारत सीमा, और चौथा है सुंडालैंड। तो आप देख सकते हैं कि जिसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है। इसमें 4 हैं, 4 में से इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट होगा। मैं चारों का नाम फिर से बोल देता हूँ। पहला जो है वह है पूर्वी हिमालय श्रृंखला, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है भारत म्यांमार सीमा, और चौथा है सुंडालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? तो भारत का धरातल पत्रक है वह तैयार किया जाता है वह सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT का एक प्रमुख संयंत्र है, तो वह एक प्रमुख संयंत्र पिंजौर हरियाणा में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पिंजौर हरियाणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है वह करता है उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से एक बबूल और बाओबाब पेड़ पाए जाते हैं। बबूल और बाओबाब पेड़ हैं जो पाए जाते हैं सवाना बायोम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सवाना। ठीक है। देखिए, सवाना के बारे में बताते हैं। सवाना का जो विस्तार है भूमध्य रेखा के दोनों ओर होता है, 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में, इक्वेटर के दोनों ओर। ठीक है। और इस सवाना बायोम में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखा सहने की क्षमता बढ़ जाती है, और यहाँ पे बबूल और बाओबाब सवाना क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है। देखिए, स्लेट
तो सिलेट है जो मिलता है वह सेल चट्टानों से, ठीक है। तो यही तो आंसर से गलत हो गया, सिलेट मिलता है सेल चट्टान से, ठीक है। जबकि सिस्ट की बात करें तो बेसाल्ट सही है, संगमरमर चूना पत्थर ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये फिर आपका क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन है, तो गलत पहला है, वह है सिलेट बलुआ पत्थर, ठीक है। सिलेट की जगह बलुआ पत्थर ना होकर के क्या होगा, तो वह हो जाएगा सेल चट्टान। तो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा, वह क हो जाएगा यानी ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन पृथ्वी पर होता है, ठीक है। सबसे छोटा दिन होता हुआ पृथ्वी पर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें पाई जाती है। तो सबसे अधिक संख्या में जो झीलें पाई जाती है वह पाई जाती है फिनलैंड में, ठीक है। और फिनलैंड से स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र सी। देखिए वहाँ पे लगभग 1,68,000 झीलें अवस्थित है। इसे झीलों का देश भी कहा जाता है फिनलैंड को। इसका राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 सम्मान अमिताभ बच्चन को दिया गया था। यह सम्मान भारत के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति लगातार बदल रही है। ये आप सब नहीं पूछेगा कि 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, अमिताभ बच्चन को मिला। ये पूछ रहा है किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह है जो दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। तो वह है जो स्वच्छ भारत अभियान के कार्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है जो दिया गया है। ठीक है, और यह दिया गया है वह बिल्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हाउडी मोदी का कार्यक्रम है जो अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ह्यूस्टन शहर डी। और कब हुआ है फ्रेंड्स, तो हुआ है 22 सितंबर 2019 को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद नमस्ते ट्रम्प भी हुआ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस शहर के बाहरी क्षेत्र के जंगल में लगी आग के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है वह मैक्सिको सिटी के बाहरी क्षेत्र में जंगलों में लगी आग से उत्पन्न हुए धुएं के कारण प्रदूषण स्तर में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण पर्यावरणीय अकाल की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। द्वितीय वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो द्वितीय वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन है जो किया गया है वह पेरिस में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, यह अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स में किया गया। इसका राइट आंसर आप सुधार लीजिएगा। यह जो द्वितीय वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन है वह ब्यूनस आयर्स में किया गया। तो इसका राइट आंसर ये होगा जो कि अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मसाला बॉन्ड जारी किया गया। तो केरल। ये तो हर किसी को पता है केरल को। ठीक है, मसाला बॉन्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भारत के किस जानवर को डीएनए प्रोफाइल बनाने का परियोजना शुरू किया गया है। ठीक है, डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए गैंडा को, जो भारतीय गैंडा है उसका डीएनए प्रोफाइल वर्ष 2021 तक बनाया जाएगा। इसके लिए परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। बिहार की कोसी नदी प्रदेश के सबसे लंबा पुल बनाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इस पुल की लंबाई कितनी है। तो इस पुल की लंबाई जो 10.27 किलोमीटर है। ठीक है, और यह पुल है जो फ्रेंड्स कोसी पर मधुबनी और सुपौल के बीच बनने वाली देश का सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, जिसको केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। रॉबर्ट मुगाबे जिनका हाल में देहांत हो गया वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो रॉबर्ट मुगाबे की बात करें तो रॉबर्ट मुगाबे थे वह जिम्बाब्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, जिम्बाब्वे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। किस देश की राजधानी को पर्यावरणीय कारणों से स्थानांतरित किया गया है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो पहले जाकर्ता थी सब काली मंथन कर दिया गया है। ठीक है, जो पहले क्या थी, पहले थी वो जावा द्वीप पर थी, इसे अब कर करके उसे बोरोनियो द्वीप पर ले जाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 2050 तक जो जावा है जो समुद्र में डूब जाएगा, यानी कि इसका जाकर्ता है जो समुद्र में डूब जाएगा। ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीज इन द सी लेवल। खयाम जिनका हाल में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो खयाम की बात करें तो उनका पूरा नाम था मोहम्मद जुहूर खयाम, जो प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो क्या थे वे संगीतकार थे, उनका संगीत से संबंध था। तो इसका राइट आंसर डी होगा, संगीतकार।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, प्रसिद्ध पुस्तक विजुअल मुस्लिम इन विजुअल सिटीजन, विजुअल मुस्लिम इन विजुअल सिटीजन के लेखक, तो विजुअल मुस्लिम इन विजुअल सिटीजन के लेखक सलमान खुर्शीद हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सलमान खुर्शीद। ठीक है। तो बात करें फ्रेंड्स तो कुछ और भी पुस्तक है जो फेमस हैं, जैसे द फ्री वॉइस रवीश कुमार द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द फ्री वॉइस। चेंजिंग इंडिया की बात करें तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और वेंकैया नायडू की पुस्तक की बात करें तो वेंकैया नायडू की जो पुस्तक कुछ है जैसे लिसनिंग, लर्निंग एंड लर्निंग, मूविंग ऑन, फिर मूविंग फॉरवर्ड, ये सब पुस्तक है जो वेंकैया नायडू के हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, लिसनिंग एक पुस्तक का नाम है, दूसरा पुस्तक का नाम है लर्निंग एंड लर्निंग, फिर तीसरा पुस्तक का नाम है मूविंग ऑन, चौथा पुस्तक का नाम है मूविंग फॉरवर्ड। ये सभी हैं जो वेंकैया नायडू की पुस्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो राजस्थान का राज्यपाल है जो नियुक्त किया गया है कलराज मिश्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कलराज मिश्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, हाल में ही किस राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं वह कर्नाटक में किए गए हैं। ठीक है। लेकिन बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी जिनका हाल में निधन हुआ, तो वह थी प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, यहाँ पर शीला दीक्षित का भी मौत हुआ लेकिन वो प्रथम नहीं थी, प्रथम वह थे सुषमा स्वराज। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सुषमा स्वराज। आप सुधार लीजिएगा, सुषमा स्वराज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है फ्रेंड्स कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में किस देश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, किसमें, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में सर्वोच्च जो स्थान प्राप्त हुआ है वह हुआ है स्विट्जरलैंड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो नरेंद्र मोदी हैं जो देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, 17वें लोकसभा चुनाव के बाद बिहार से कितने सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो बिहार के 6 सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब वो 6 कौन कौन हैं, तो पहला रामविलास पासवान थे। ठीक है, जो कि अब तो दिवंगत हो गए हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी थे वे रविशंकर प्रसाद थे। तीसरी की बात करें तो तीसरी थे गिरिराज सिंह। चौथे की बात करें तो राजकुमार सिंह थे। और 5वां है जो वे थे अश्विनी चौबे। और 6ठा थे नित्यानंद राय थे। ठीक है, यही 6 हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के जो सांसद जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए, 17वीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो 7 चरण में संपन्न हुआ था। ठीक है, इसका रिजल्ट आया था 23 मई को। ठीक है, 23 मई को इसका रिजल्ट आया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो भगवान लाल साहनी को नियुक्त किया गया, भगवान लाल साहनी का। अब देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में हुआ था, यही पूछा जाता है क्वेश्चन, 1993 में इसका गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, अब साइंस के प्रश्न है। देखिए प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी प्रतिपादन किया हाइजेन। इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा हाइजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा विक्षेपण जो होता है वह होता है लाल रंग का। तो इसका राइट आंसर होगा वह बी, लाल रंग। ठीक है, देखिए इंद्रधनुष में तीनों होता है, रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन। ठीक है, और इसमें ज़्यादा बर्न विक्षेपण होता है वह लाल कलर का होता है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। देखिए प्राथमिक रंग 3 है, रेड ग्रीन ब्लू। इसके अलावा जो प्राथमिक रंग नहीं है तो देख लीजिए कौन नहीं है, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। ये पीला नहीं है, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, पानी के ऊपर तेल का परत जमना उदाहरण है, तो पानी के ऊपर तेल का परत जमना जो उदाहरण है फ्रेंड्स, वह उदाहरण है व्यक्तिकरण है डिफ्रैक्शन का। इसके बाद व्यक्तिकरण यानी डिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट नाम से पता चल रहा है, थर्मोमिक्स टेम्परेचर, स्टेट मीन्स मतलब कि उसे कांस्टेंट बनाए रखना। इसका मतलब एक समान ताप बनाए रखना। इसका राइट आंसर सी होगा, एक समान ताप बनाए रखना। नेक्स्ट खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, तो खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में जो नष्ट होते हैं वो होते हैं विटामिन। तो इसका राइट आंसर बी होगा, विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन होती है। देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन जो होती हैं वह 47% के आसपास होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, 47%। ठीक है, नेक्स्ट है आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई गाँव में पूछा हुआ है। तो आतिशबाजी जो पटाखा है
उसमें लाल रंग होता है वो अस्टोंसियम के कारण होता है, ध्यान रखिएगा आप, अस्टोंसियम के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अस्टोंसियम यानी ए। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे शुद्धतम जल है, तो सबसे शुद्धतम जल है जो वर्षा का जल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वर्षा का जल यानी कि बी। चलिए नेक्स्ट है, इसमें से कौन खाने का सोडा है? देखिए खाने का सोडा है जो कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे है? सी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने की सोडा कहा जाता है। लेकिन हम बात करें धोबन सोडा की, तो धोबन सोडा है वह सोडियम कार्बोनेट सिर्फ। ठीक है, क्योंकि बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो यह क्या है? तो यह है जो साधारण लवण है यानी कि नमक है। जबकि हम बात करें सोडियम नाइट्रेट की, तो यह चिली साल्ट पीटर इसलिए कहा जाता है, चिली साल्ट पीटर। यहाँ पूछ रहा है खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी मैंने और भी एक्सप्लेन कर ही दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, HIV सर्वाधिक नष्ट करती है। तो HIV है जो सर्वाधिक नष्ट करती है टी कोशिकाओं को, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टी कोशिकाओं को। ठीक है, अब HIV की खोज है जो लुक मॉन्टेनियर के द्वारा की गई थी, लुक मॉन्टेनियर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए एड्स के इलाज के लिए एजिडोथाइमिडाइन नाम की दवा है जो इस्तेमाल की जाती है, और इसका टेस्ट जो होता है एलिजा टेस्ट होता है। तो इसका टेस्ट सब ध्यान में आपको नाम रखना है, एलिजा टेस्ट, ये आपका जांच के लिए होता है, और एजिडोथाइमिडाइन है जो इसका दवा के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है जो है NO2 और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन में सिर्फ आपको एक ही दिख रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो वह नाइट्रोजन द्रव में रखा जाता है, नाइट्रोजन द्रव में, इसका राइट आंसर सी होगा, नाइट्रोजन द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण जो रोग होता है वह है TB। ठीक है, तो TB एक ऐसा बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लेसिस। ठीक है, और इसमें जो अंग प्रभावित होती है वह होती है फेफड़ा। ठीक है, देखो हम बात करें कुछ और भी, जैसे कुछ रोग हैं जिनमें कौन से अंग प्रभावित होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे हम बात करें मलेरिया की, तो देखिए मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम मच्छर के कारण होता है। ठीक है, और मादा एनाफ्लीज के कारण मतलब होता है। ठीक है, और इससे प्रभावित अंग है जो अंग तिल्ली और RBC हैं। तो बात करें हम पोलियो की, तो पोलियो वायरस से मतलब होता है, और इससे प्रभावित अंग है जो गला, रीढ़, नाड़ी होती है। ठीक है, गला, रीढ़ और नाड़ी। ठीक है, अब खसरा की बात करें तो खसरा भी एक वायरस होता है जिससे प्रभावित इसका अंग है जो संपूर्ण शरीर होता है। खसरा में पूरा संपूर्ण शरीर है जो प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है हर्पेटोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो हम बात करें हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी होता है फ्रेंड्स वह सूक्ष्म शरीर के अंगों के भीतर ऊतकों की संरचना और उनके विन्यास के अध्ययन को कहते हैं। जबकि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना है वह हुआ है 2010 में, तो इसका राइट आंसर ये होगा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जो है इसमें से कौन है? तो यह है जो जैव मंडल रिजर्व है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, क्रायो बैंक XC2 संरक्षण किसके के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? देखिए क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए जो है जो गैस इस्तेमाल होता है वो होता है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता है जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन है जो किससे संबंधित है? तो वह जो वेटलैंड से संबंधित है, आर्द्र भूमि, सब सुधार लीजिएगा, आर्द्र भूमि लिख दीजिएगा, आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था और 2 फरवरी को मनाया था, 2 फरवरी को। अब देखिए रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो ईरान में हुआ था, ईरान का एक क्षेत्र है रामसर, वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था जो कि 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और उसी दिन से इस सम्मेलन का नाम रामसर सम्मेलन में कहा जाता है, और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, प्रथम एशियन खेल किस शहर में आयोजित हुआ था। देखिए एशियन खेल की बात करें तो पहला जो एशियन खेल था वह नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, जबकि हम बात करें 2022 वाला कब होना है, तो 2022 वाला में तो कहाँ होना है, तो वह चीन के हांगजू में होना है। चीन के हांगजू में होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रथम विश्व कप फुटबॉल किस देश में आयोजित किया गया। तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल है जो आयोजित किया गया है, वह आयोजित किया गया है उरुग्वे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क उरुग्वे, जो कि 1930 में हुआ था। ठीक है, हम देखिए बात करें 2018 वाला जो फुटबॉल था, फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था रूस में। ठीक है, उसे जीता था कौन? तो फ्रांस। और हारा कौन था, यानी रनर कौन था? तो क्रोएशिया था। जबकि बात करें 2022 वाला फुटबॉल कप की, तो 2022 वाला फुटबॉल कप है जो कतर में होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कतर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, प्रसिद्ध पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी किसके द्वारा लिखा गई है। तो अनटोल्ड स्टोरी है जो लिखा गया है वह BM कॉल जी के द्वारा लिखा गया है। BM कॉल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा BM कॉल। ठीक है, अब देखिए शिवानंद जी के द्वारा पुस्तक के लिखा गया है, वह लिखा गया है डिवाइन लाइफ। ठीक है, और कुलदीप नैयर का भी पुस्तक काफ़ी फेमस होता है और पूछा जाता है, जैसे वो जजमेंट लिखा गया है, इंडिया आफ्टर नेहरू। ठीक है, देखिए एक है इंडिया आफ्टर गांधी, तो ग से गांधी और ग से गुहा, तो रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर नेहरू, तो न से नेहरू और न से नैयर, इसे सब करके याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रेमचंद की पुस्तक तो गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी प्रेमचंद जी की कृति हैं। ठीक है, इसमें से एक और क्वेश्चन छूट गया था, निम्न में से किस खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। देखिए 4 खिलाड़ी की बात करें तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात करें कबड्डी की, तो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं और खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, और वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, प्रसिद्ध पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी, तो मैं अभी बताया BM कॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे। तो निर्मल हृदय के संस्थापक थे मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा। ठीक है, अब बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, और महर्षि गौतम की बात करें तो न्याय दर्शन के संस्थापक थे। और विनोबा भावे की बात करें तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, प्रथम महिला जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, तो प्रथम महिला थी वो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थी, वो आशा पूर्णा देवी थी। उन्हें बांग्ला साहित्य के लिए मिला था। तो हिंदी की बात करें तो सबसे पहले मिला था महादेवी वर्मा को, इनका पुस्तक यामा के लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य, न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन है, यानी कहाँ पे न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला जो राज्य है वह है नागालैंड। ठीक है, इसमें है -0.5% का वृद्धि हुआ, -0.5%, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा में, लेकिन ऑप्शन आपको हरियाणा दिख नहीं रहा, तो इसके बाद है जो वह जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा C जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह की जन्म की बात करें तो जन्म हुआ 26 दिसंबर 1666 को। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और देखिए जो 2017 में है, जो गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का कौन सा स्थान है। देखिए पहले 12 था, 12वां नंबर पर तेलंगाना आया, तो तेलंगाना आने के बाद इसका एरिया हो जाएगा 13वां नंबर। अब देखिए जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह करके केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो अब इसका जो रैंकिंग हो जाएगा फिर से वो राज्य में कहे तो फिर 12वां हो जाएगा। ठीक है, राज्य में कहे तो फिर 12वां हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12वां। ठीक है, ये सब 12 कर लीजिएगा 12th। चलिए, तो मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। अब आपको जो भी कुछ डाउट यदि होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि कोई भी सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।